नमस्कार। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये मौका है ये जानने का कि इन 2 सालों में अर्थव्यवस्था में आखिर कितनी मजबूती आई, लोगों में कितनी खुशहाली आई और अर्थव्यवस्था में किस तरह के सुधार हुए। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेटली जी आपका। तो इन 2 वर्षों में किस तरह का अर्थव्यवस्था में सुधार आप मानते हैं और कितना संतोषजनक मानते हैं इसे? ये 2 वर्ष एक काफी संघर्ष और चुनौती के वर्ष रहे हैं और उसके पीछे स्पष्ट कारण यह है कि विरासत में एक अर्थव्यवस्था मिली जिसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत नहीं थे। मुद्रास्फीति दोहरे आंकड़ों में थी, देश में निवेश लगभग बहुत कम हो रहा था, निवेशकों की दृष्टि से हम लोग एक पॉलिसी पैरालिसिस में थे कि नीति निर्माण में लकवा मार गया हो। विदेशों में हमारी टैक्सेशन नीति को लेकर एक खराब छवि थी, विकास दर भी थी वो कम होती जा रही थी। दूसरी चुनौती जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। यूं मानो तो 2008 के आर्थिक संकट के बाद बहुत तेजी से बढ़ी नहीं। ये वो 2 वर्ष थे जहां विश्व के अधिकतर देश उनकी विकास दर या नेगेटिव में थी, -2 या +1-1.5% तक थी। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो कोई 4% तक हैं। और इन 2 वर्षों में भारत पे चुनौती थी कि हम कैसे इस मझधार में से इस देश की अर्थव्यवस्था को निकालते हैं। और एक बात की तो संतुष्टि है कि हम लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इतिहास में पहली बार मोदी सरकार के ये पहले 2 वर्ष वो थे जब विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम थे। पहले वर्ष में 7.2% ग्रोथ रहा, दूसरे वर्ष में 7.6 की संभावना है। और ये तीसरी चुनौती ये थी कि दोनों वर्षों में बरसात आवश्यकता से कम थी जी। और इसलिए कृषि भी कम थी और कृषि क्षेत्र में लोगों की खरीदारी करने की क्षमता भी कम थी। तो इन एडवर्स चैलेंजेस के बाद भी इस अर्थव्यवस्था का जो संचालन हमने किया, आर्थिक सुधार करते रहे, एक दिशा में इसको बढ़ाते रहे, सरकारी खर्चे को बढ़ाने का प्रयास करते रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रुक गया था उसको तेजी से उसमें निवेश करते रहे, नीतियां ऐसी बनाई कि बहुत अच्छी गति से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देश में आने लगा, अर्बन डिमांड बढ़ गई और अगर बरसात होती है तो रूरल डिमांड भी बढ़ती है और संभवतः आने वाले साल में इससे भी तेज हम बढ़ सकते हैं जी। तो इसलिए आई वुड हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ग्रेट। जेटली जी ये बताइए कि ऐसी कौन सी ऐसी गेम चेंजर योजनाएं आपको लगती हैं जिनसे वाकई खुशहाली बढ़ी और लोगों में एक किस्म की... मुझे लगता है कि देखिए, अगर एक वाक्य में मैं कहूं कि हमने भारत के निर्णय लेने की प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता दोबारा कायम की है। फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये 2 साल की यात्रा है। 2 साल पहले ये आते थे कि क्या ब्रिक्स देशों में आई समाप्त हो जाएगा, और आज लोग कहते हैं कि ब्रिक्स की ग्रोथ नीचे जा रही है, आई ब्रिक्स को होल्ड करके बैठा है। 2 साल में ये परिवर्तन करना, इसमें हमने अर्थव्यवस्था को खुला किया। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। पूंजी नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। तो हमने बिल्कुल पैसा देश में था या विदेश में था वो आए उसका प्रयास किया, खूब क्षेत्रों में आया। हाईएस्ट एवर एफडीआई आने लगी, ये क्रेडिबिलिटी थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत की जो बहुत खराब छवि है कि आपके यहां व्यवसाय नहीं हो सकता, उसकी हम रैंकिंग्स में ग्रो अप करने लगे। हमने अपने टैक्सेशन कानून सरल करने आरंभ किए।
हमने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में जहां एक बड़ा रिफॉर्म जीएसटी बाकी है, उसकी दिशा ठीक कर दी। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे कि मनमानी से जिसको चाहे उसको खदान देंगे, उसको कोयला देंगे, उसको मिनरल देंगे, हमने उस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया। स्पेक्ट्रम से लेकर कोल और माइनिंग तक सारे कानून बदल दिए कि केवल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मार्केट मैकेनिज्म ऑक्शन से होगा और वो पैसा देश के गरीब लोगों के काम में आएगा। इसके साथ साथ हमने जो आधार का प्लेटफॉर्म बनाया, उससे जो वेस्टेज थी सब्सिडीज में, उसको हमने चेक किया, एक बहुत बड़ी बचत हुई। अब हमने बैंकरप्सी लॉ पास किया, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि जो तेल की कीमत दुनिया में गिर रही थी और जिससे हमारी थोड़ी बचत हुई, वो एक लाभ हमें निश्चित रूप से हुआ। उस सारे पैसे को हमने गरीब किसान के लिए कृषि क्षेत्र में लगा दिया और उस सारे पैसे को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। तो पैरालाइज्ड सेक्टर्स में से हाईवेज रिवाइव हुए, रूरल रोड्स पे, ग्रामीण सड़कों पे 3 गुना खर्चा ज्यादा आरंभ किया। रेलवेज में लैंडमार्क रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आज पूरे 400 स्टेशन ऐसे हैं जो ग्लोबली रीडेवलप्ड हो रहे हैं। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप हो रहा है। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जितने और आपके एयरपोर्ट्स, रीजनल 25 एयरपोर्ट इस साल रीजनल और डेवलप होंगे, उससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सी पोर्ट्स के अंदर हम लोग बिल्कुल अब निजी क्षेत्रों को लाने का प्रयास करके और उसकी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में आज इस देश में पहली बार इतिहास में हमने स्थिति कर दी कि बिजली की पैदावार ज्यादा है, खरीदार कम है। उसके अतिरिक्त पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करना कि जो ये पावर सेक्टर की कंपनीज एकदम डिस्कॉम्स बैंकरप्ट होती जा रही थी, उसके अंदर रिफॉर्म लेकर आना ताकि वो एक ठीक दर के ऊपर बिजली की कीमत अदा कर पाएं और सरवाइव कर पाएं। तो मुझे लगता है एक ये 24 महीने एक कंटिन्यूअस रिफॉर्म प्रोसेस था। कोई ही सप्ताह नहीं ऐसा था जिसमें हम लोगों ने किसी ना किसी चीज में सरलता लाते का। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जिसका आम व्यक्ति से ताल्लुक है। इनकम टैक्स एक हैरेसमेंट का सोर्स बन जाता है लोगों पे। आज आप अपनी रिटर्न ईमेल के माध्यम से फाइल कीजिए, आपसे जो पूछताछ करनी होगी वो भी ईमेल से होगी, आपको अपना असेसमेंट ऑर्डर ईमेल पे आ जाएगा। 2.25 करोड़ लोगों को रिफंड पिछले साल ईमेल पे मिल गए, सूचना मिल गई और स्पीड पोस्ट से आ गए। वो जो हैरेसमेंट होती थी वो उसको हम धीरे धीरे एकदम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें सोशल सिक्योरिटी, जैसे देश विकासशील देश से विकसित देश के रास्ते में जाता है, जो यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हम उसकी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जी जेटली जी, मैं इसी बात पे आना चाह रही थी। खासतौर से जनधन योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई, जिस प्रकार से उसमें खाते खुले। देखिए, किस प्रकार से आप खासतौर से फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो बात, देखिए अगर आप पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी का पैकेज लें जी, तो जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, ऐसी 42% हमारी पॉपुलेशन, हमने हर आदमी को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया। हम गिनीज बुक में आए कि सबसे तेज सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन में अब उस खाते में पैसा कैसे डालें, हमने उन खातों के आधार पर 12 रुपए साल यानी 1 रुपए महीने के हिसाब से एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज देनी शुरू की। लाइफ इंश्योरेंस की उनको सस्ती पॉलिसीज देनी शुरू की। किस तरह का रिस्पांस मिला है जेटली जी इसकी? देखिए, आप लगभग 21 करोड़ के करीब तो खाते नए खुले, आपके 10 करोड़ के करीब तो केवल इंश्योरेंस लोगों ने कराया। तो एक अनइंश्योर्ड सोसाइटी को इंश्योर्ड सोसाइटी बनाना, उसके बाद फिर हम पेंशन की दिशा में लोगों को ले जाए कि जिस अपने वर्किंग करियर में कुछ पूंजी डालते रहो, जब रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी, वो हमने आरंभ किया। उसके बाद इस कड़ी को हम आगे ले गए। मुद्रा योजना के दौरान जब बड़े उद्योग पीड़ित थे तो हमने मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 50,000, 1 लाख, 2 लाख का लोन देकर कि खुद जॉब क्रिएटर बनो। तो कोई महिला स्लम में रहती है तो वो
2 टेलर रख के बोटीक बना रही है, तो कोई फल बेचने का काम शुरू कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर शुरू कर रही है। तो इस तरीके जहां एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, आज पहले वर्ष में पिछले वर्ष हमने 3 करोड़ 32 लाख लोगों को लोन्स दिए टू बिकम मिनी एंटरप्रेन्योर्स, व्यवसायिक बनिए। स्टार्टअप्स के लिए हमने पॉलिसी बनाई और उनकी फंडिंग का अरेंजमेंट किया। जो हमारा नया योजना चली है स्टैंड अप, कि महिला और SC ST एंटरप्रेन्योर्स को हम खड़ा करेंगे, एक बड़ी पूंजी बैंक्स देंगे लोन के नाते, ताकि वो अपने व्यवसायिक बन पाए। तो इग्नोर्ड सेक्शंस में, अनबैंक्ड सेक्शंस में, अनफंडेड सेक्शंस को फंड करना, ये एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ। जी, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं। आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी मौजूद हैं, जिनसे हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, इन 2 सालों में क्या कुछ सरकार के प्रयास हुए उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जेटली जी, जैसे कि आपने बताया कि गेम चेंजर योजनाएं थी, चाहे वो जनधन हो, मुद्रा हो, और करोड़ों का आंकड़ा है। लेकिन जब भी कोई बड़ी स्कीम लागू होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जिसमें ये कहा गया कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो आपका आइडिया था वो पूरी तरह से मीट नहीं हो रहा। डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स है, जीरो बैलेंस है, या मुद्रा बैंक में कुछ लोगों को लोन लेने में दिक्कत आई, कुछ लोगों ने कहा कि वहां भी भ्रष्टाचार है। तो ये सारी चीजों को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं था इसमें जी। हमने पिछले वर्ष 1,22,00,000 करोड़ रुपया बैंक्स को कहा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करो, तो 3,32,00,000 लोगों को मिला है। इस साल मैंने 50% बढ़ा दिया टारगेट, 1,80,000 करोड़ कर दिया है। तो धीरे धीरे और एंटरप्रेन्योर्स इसमें आते जाएंगे मुद्रा में। जहां तक जनधन में जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे, तो हमने गरीब लोगों को बिना पैसे के जीरो बैलेंस अकाउंट पे अकाउंट खोलने दिए। 70-75% अकाउंट ऐसे थे जिसमें 1 रुपया नहीं था। फिर हमने जितनी सरकारी सब्सिडीज और सहायता मिलती है उसकी डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू की। विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, कुकिंग गैस सब्सिडी, अब हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे राइट टू फूड का कर रहे हैं। धीरे धीरे इससे जो लीकेज भी चेक हुई और लोगों के अकाउंट्स में ज्यादा पैसा आने लग पड़ा। तो जो 75% जीरो बैंक अकाउंट्स थे, आज 80% के करीब फंडेड अकाउंट्स हो गए, उनमें पैसा आने लग पड़ा। इन सबको रुपए कार्ड भी मिला। तो ये जो अभ्यास लोगों का डालना है कि रुपया छोड़कर अब प्लास्टिक करेंसी में जाइए, पर उसमें भी दिक्कत है। कुछ लोगों को पिन नहीं मिला, कुछ लोगों को कार्ड नहीं मिले, कुछ लोग कार्ड्स को इस्तेमाल वो नहीं। प्रशासनिक कठिनाई हो सकती है 1-2% लोगों की,
लेकिन अधिकतर लोगों को बैंक्स धीरे धीरे उस बैकलॉग को निकालते जा रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने खास तौर पे इनमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। क्योंकि आप दुनिया में लोग हैरान रह जाते हैं जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कि 21 करोड़ यानी 210 मिलियन अकाउंट्स खुल जाएं, ये मतलब अधिकतर देशों की जनसंख्या उतनी नहीं है। अभूतपूर्व। हाँ, अभूतपूर्व है उनके लिए। जी, अगर हम बात करें बैंक्रप्सी कानून की, अभी हाल ही में आया और बहुत जल्दी आया, उम्मीद नहीं थी लोगों को, खासतौर से जो स्टार्टअप हैं उनको किस प्रकार का बूस्ट इससे मिलेगा? क्योंकि अब वाइंड अप करना भी आसान है, नए उद्यमी इसमें आ सकते हैं, तो किस तरह का लाभ देखते हैं? लोग किसी ऐसी अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं लगाएंगे जहां पैसा डूबने की संभावना हो। बैंक भी आपको उधार नहीं देगा, विदेशी भी नहीं डालेगा, भारतीय व्यवसाय भी नहीं उसमें डालेगा। और यह कोई आवश्यक नहीं कि हर बिजनेस सफल होगा, यह कोई आवश्यक नहीं कि हर स्टार्टअप में तो 10 स्टार्टअप शुरू होंगे, उनमें से 2 टेक्नोलॉजी में माहिर निकलेंगे और जाएंगे। तो जैसे एंट्री बिजनेस के अंदर सरल हो जाए, एग्जिट सरल हो जाए। कि पहले आज हम देश भर में देखते हैं कि पुराने किस्म की फैक्ट्रियां सैकड़ों में बंद पड़ी हैं, मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिला, गरीब लोग तड़प रहे हैं, बैंकों को उनका पैसा नहीं मिला, मालिक भागे हुए हैं और एक नेशनल एसेट के रूप में वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आप देश भर में घूमिए, हजारों आपको मिल जाएंगे। बैंकरप्सी कानून के पीछे उद्देश्य यह है कि जब बिजनेस फिसलने लगे तो फिसलने से उसको पकड़ो। अगर एक मैनेजमेंट नहीं चला सकती तो और उसके पास साधन नहीं है तो कोई दूसरी मैनेजमेंट को वो बेचो और वो आकर उसको टेक ओवर करे। दूसरा, और अगर वो बंद हो जाता है तो आप बंद यूनिट को भी एज अ गोइंग एसेट किसी और को कहो कि चलाने का प्रयास करो, ताकि कर्मचारियों की नौकरी वगैरह ना जाए। और आखिरी परिस्थिति में कि अगर ये बिजनेस चल ही नहीं सकता और ये बंद होगा तो जो भी अथॉरिटी इसमें बनी है वो इसके एसेट्स को कब्जे में ले ले और लेने के बाद उनको बेचे और उससे जो पैसा आए सबसे पहले मजदूरों को दे, उसके बाद बैंक को दे, उसके बाद अन्य कर्जदारों को दे, उसके बाद टैक्सेशन अथॉरिटीज को दे। तो जो आज तक किसी को मिलता नहीं था और ये एसेट्स डेड बन जाते थे, जंग लग जाता था उनको, उस परिस्थिति से उद्योग को बचाने का एक प्रयास है। जेटली जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि भाग जाते हैं ओनर्स और जिम्मेदारी छोड़ के, विजय माल्या का किस्सा जो है पूरी सुर्खियों में इस समय, क्या आपको लगता है कि उन्हें भारत वापस लौटाया जा पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इंग्लैंड अगर इसमें कोऑपरेट करे तो उनको डिपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन उनका कानून ऐसा है वो किसी को डिपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं चार्जशीट फाइल करो और एक्सट्रेडिशन के लिए अप्लाई करिए। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम इसमें कितनी नैतिकता या अनैतिकता है कि एक बड़े उद्योगपति आपको हजारों करोड़ बैंकिंग सिस्टम का देना है। इस बैंकिंग सिस्टम के आधार पर देश चलता है, देश का उद्योग चलता है, रोजगार चलते हैं। आप उसका पैसा घाटे में डाल दें और वहां से गायब हो जाएं और कहें क्योंकि मैं विदेश चला गया आप मुझसे वसूली नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूं कि इससे इस देश के निजी उद्योग की छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है और बेहतर होगा कि वो बैंकों के साथ बैठकर बैंकों का कर्ज उतारें। नहीं उतारेंगे तो जिस जिस कानून में जो एजेंसी कार्रवाई कर पाएगी, कर सकती है, वो एजेंसी करेगी। जी, बैड लोन्स का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है जो कि बैंकों के पास एनपीए के रूप में है। किस प्रकार से सरकार इसमें 2 चीज अलग हैं। एक है कि लोगों ने बैंकों का पैसा देना है, मैं उसको अपने आप में बुरा नहीं मानता हूं। इसलिए बुरा नहीं मानता हूं कि बैंक्स का काम है कि लोगों को लोन दें और उस लोन से देश के बिजनेस चलें। घर बनाने के लिए भी लोग बैंक से लोन लेते हैं और अगर आपको बैंक का पैसा वापस करना है, इसका मतलब बैंक के पैसे से आपने कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आरंभ की है। स्थिति तब बिगड़ती है जब आप बैंक को ब्याज नहीं दे पाते और बैंक का पैसा वापस नहीं लौटा पाते। जब वो एसेट आपका इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। तो लोन इज नॉट per se bad, it's only when it becomes non-performing that it is bad.
अब इन नॉन परफॉर्मिंग के दो कारण हैं। एक छोटा कारण यह है कि कुछ लोन गलत लोगों को दिए बैंक्स ने बिना वेरिफिकेशन के, उसके लिए जो कार्रवाई करनी है वो होगी। लेकिन बड़ा कारण यह है कि देश के 5-6 ऐसे सेक्टर थे इकोनॉमी के जिनका बिजनेस साइकिल बहुत नीचे आ गया था। अब चाइना ने स्टील इस देश में सस्ते दाम पे बेच दिया तो हमारी स्टील इंडस्ट्री बैठ गई। हमने अब चाइनीज स्टील पे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया तो हमारी स्टील इंडस्ट्री उभर रही है। अब धीरे धीरे वो लोन आने शुरू हो जाएंगे। हाईवे सेक्टर पूरा बैठ गया था, अब जब से गडकरी जी ने उसमें थोड़ा डायनेमिज्म डाला है वो दोबारा से खड़ा होना शुरू हुआ है। चीनी के दाम दुनिया के बाजार में 18 रुपए किलो हो गए थे, आज वापस 30, 32, 34 रुपए पे गए हैं, तो चीनी का उद्योग दोबारा खड़ा हुआ है। तो ये वो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे जो परफॉर्मिंग बने हैं। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली की, ये वो एरियाज हैं जिन्होंने बैंकों का काफी उधार देना है, और इसलिए इनको भी परफॉर्मिंग बनाया जाए। उदय स्कीम, ये हम सब एक्टिव कदम उसके लिए ला रहे हैं। जी, काले धन को रोकने के लिए काफी सरकार ने प्रयास किया और कड़ा कानून भी बनाया है। उस दृष्टि से आप इन 2 सालों को कैसे देखते हैं? दो चीजें हैं। हम टैक्सेशन को रीजनेबल कर रहे हैं, उसके प्रोसेसेस को रीजनेबल कर रहे हैं। आप दुबई या सिंगापुर जैसे देश छोड़ दीजिए जहां टैक्स कम है। दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत में टैक्स बहुत कम है। आप अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में अगर टैक्सेशन देखें तो हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा है। टैक्सेशन देने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमने अपने देश के रेट्स को रीजनेबल रखा है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जिनका टैक्स देना है, बनता है, वो टैक्स दें। अगर वो नहीं देंगे तो काला धन रखेंगे, तो डोमेस्टिक हो या बाहर हो। हमने विदेशों के लिए कड़ा कानून बनाया, कुछ लोगों ने डिक्लेयर किया उसमें से। अब जो पकड़े जाएंगे उनको कड़ी सजा होगी। जी, पनामा लीक का मामला अभी चल ही रहा है, आपको लगता है उन पे कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, पनामा लीक में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने आरबीआई की परमिशन के साथ किया हुआ है, और एक है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से किया है। जिसका गैर कानूनी है, हमने 100% सबको नोटिस दिए हैं। जिनका गैर कानूनी है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलावा आज ये स्पष्ट मैसेज समाज में जा रहा है कि देश के बाहर रखना तो बहुत खतरनाक है, देश के भीतर रखना भी काफी खतरनाक है। तो जहां टैक्सेशन रेट्स इतने रीजनेबल हैं, बेहतर यह है कि टैक्स दो और आराम की नींद सो। जी, अभी इंडिया मॉरिशस ट्रीटी भी आपने की, उसका भी काफी स्वागत हुआ है। क्या और देशों के साथ भी, खासतौर से सिंगापुर वगैरह के साथ भी ये होगा? मॉरिशस ट्रीटी के पीछे भी उद्देश्य ये था कि जो कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं लगता था भारत में भी, मॉरिशस में भी, अब 2017 से 50% और 2019 से 100% हम लगाना लगेंगे। तो जो काले धन का ब्राउन ट्रिपिंग होकर मॉरिशस के रास्ते से वापस आता था, वो अपने आप में रुकेगा। जी। अब सिंगापुर की ट्रीटी 2005 में हुई थी, उसमें ये प्रावधान है कि जब हम मॉरिशस से बात की ट्रीटी जो भी बनेगी वो सिंगापुर पे भी लागू होगा। तो स्वाभाविक है कि सिंगापुर से भी बातचीत उस दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, अगर हम बात करें अपने किसानों की, और ख़ासतौर से किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं, खासतौर से अपनी जीडीपी में कृषि को बढ़ाने के लिए? इस बार हमने कृषि क्षेत्र की परिस्थिति देखते हुए सारी नीति कृषि और एग्रीकल्चर को सामने रख के बनाई है। हर गांव में बिजली पहुंचे 2018-19 तक, ये इसमें हम निश्चित सफल होंगे। हर गांव को पक्की सड़क से कनेक्ट किया जाए, इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल इन द रूरल एरियाज, तो रूरल हाउसिंग, जिन पे घर नहीं है, जो कच्चे घरों में रहते हैं। आप स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट्स हो, वो कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। उसके अलावा सिंचाई की ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ब्याज, यानी इंटरेस्ट को हम सबवेंट करते हैं, सरकार थोड़े ब्याज का हिस्सा देती है। मनरेगा के थ्रू माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये कितने तरीके हम लोगों ने ढूंढे हैं गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव की क्वालिटी ऑफ लाइफ और गांव में पैसा और साधन डालने के। ये अलग अलग तरह के 10-12 तरीके हैं
जो पूरे इस बजट में भी हमने अनाउंस किए हैं और जिस पे कार्रवाई अच्छी चल रही है। पर आपको लग रहा है कि कृषि सेक्टर का जो स्ट्रेस है वो 2 सालों में कम हुआ है? देखिए, बरसात की वजह से नहीं हुआ, और इस साल अगर अच्छी बरसात होती है, जो मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि 106% प्रिडिक्टेड है, तो मुझे लगता है कि रूरल एरियाज को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी, चलते चलते हम बात करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की। किस तरह से देख रहे हैं आप 2 साल की आपकी कुछ ऐसी उपलब्धियां जिनका आप जिक्र करना चाहें? सूचना और प्रसारण का युग अब अलग है। वो युग ये है कि आज प्राइवेट मीडिया ने टेक ओवर किया है, उसकी स्वतंत्रता है, और इसके माध्यम से आप एंटरटेनमेंट सेक्टर, न्यूज़ सेक्टर, इसको एक्सपैंड करो और गवर्नमेंटल कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाओ। तो निश्चित रूप से ये जो एक ब्रीफ आईएनबी का है, उसको आईएनबी निभा रहा है। खासतौर से डिजिटलाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दृष्टि से कितना काम हो पाया है? देखिए, वो काम इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो उसको समय लगेगा क्योंकि इतना विस्तार नेटवर्क है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग याद रखें कि जो सरकारी या पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, उनकी जो रोल है वो प्राइवेट चैनल्स की तुलना में अलग है। आपको मजदूर के हित का भी, गरीब के हित का भी, किसान के हित का भी, मेडिकल साइंस से संबंधित, वे ऑफ लाइफ से संबंधित हर तरह के कार्यक्रम दिखाने हैं। उसमें एजुकेशन का कंटेंट एंटरटेनमेंट के साथ रहता है, और केवल एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड टीआरपीस की लड़ाई में वो नहीं उलझ सकते। पब्लिक ब्रॉडकास्टर और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर में एक अंतर रहता है। जब देश के वित्त मंत्री के साथ बैठते हैं तो आखिरी सवाल तो ये बनता ही है कि देश का जो विकास है और खास तौर से जो ग्रोथ रेट है, उसका किस तरह का अनुमान आप रखते हैं? देखिए, इसमें वेरिएबल्स हैं। अगर इस साल बरसात अच्छी होती है या दुनिया की परिस्थिति थोड़ी बदलती है कि विकास, ग्रोथ वापस आए दुनिया में, तो निश्चित रूप से हमारी इसी वर्ष भी पिछले साल की तुलना में प्रगति और आगे बढ़ सकती है। कितने का अनुमान रखते हैं आप? देखिए, मैं आंकड़े के साथ तो नहीं जाता, लेकिन निश्चित रूप से इस साल का जो 7.6% है, वी आर केपेबल ऑफ इम्प्रूविंग अपॉन दैट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू।